हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीलिम्स लैब अगेन। और आज मैं आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ एक प्रकार की स्ट्रेटजी जिसको मैं कहता हूँ अल्टरनेट स्ट्रेटजी टू सॉल्व क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट नो द आंसर्स। तो मैंने अल्टरनेटिव वे में पेपर को अटैम्प्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए थे पहले ही अटैम्प्ट में, तो समझ गया था कि कैसे निकालना है। और उसके बाद फिर हमेशा निकला इसी स्ट्रेटजी से। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल, देखिए सामने क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। मैनी ऑफ यू विल नो द आंसर, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर और द नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट एंड द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इफ यू डोंट नो सम आंसर। चलिए मान ली किसी को ये नहीं पता है इसमें क्या करना है। तो वॉट आई थॉट, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस का बचपन से शौक था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था छोटे से, तो मुझे पता था कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान कैन नॉट बी इन अ सेम ग्रुप। ठीक है, सऊदी अरेबिया वेस्ट एशिया का लीडर है, ओमान कुवैत भी अरेबियन पेनिनसुला में आते ही हैं। तो ये समझ लीजिए ये दोनों तो सऊदी अरेबिया के संग ही रहेंगे। ठीक है, ईरान सऊदी अरेबिया एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ऑड वन आउट स्ट्रेटजी, मैंने इसको नाम भी दे दिया था बाद में, कि अगर चार ऑप्शन में से तीन एक से हैं तो दे विल गो वन साइड एंड जो ऑड वन आउट है वो अलग हो जाएगा आंसर में। तो मैंने इसका ईरान लगा के आया था और ये बाद में करेक्ट भी निकला था। और फिर मैंने जाके याद कर लिया था कि अगली बार से, क्योंकि देखिए रिस्की गेम तो है, तो रिस्क को मैंने कहा जितना मिनिमाइज कर सको, रिस्क मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी हर ह्यूमन की होती है, सर्वाइवल जैसे कहते हैं। तो अगली बार मैंने याद करके गया था, फिर मैंने ऐसी ही और भी जो G7 याद करके चला गया था। उसका एक निमोनिक था, जूस, गर्लफ्रेंड टाइप का, है ना। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था। तो ये फिर आ भी गया था ये वाला भी क्वेश्चन इसमें से, कि G7 का कौन पार्ट नहीं है। एक 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 साल आ गया था ये वाला भी। तो आप जो चीज़ें स्ट्रेटजी वाइज लगा सकते हैं तो वो तो कर ही लीजिए, लेकिन जब आप PYQ करते हैं तो आप जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पूछा है, तो आप ज़्यादातर जो न्यूज़ में रह रही हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मेंबर्स याद करके चले जाइए ना। क्योंकि देखिए वहाँ पे टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर में ना, तो हेडेक बढ़ता है वहाँ पे। अगर आप जितने क्वेश्चन कर पाओ जिसमें आपको टाइम नहीं लगे तो और अच्छी बात है ना। तो ऐसे करते हैं पेपर हैंडल। आपको और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, रुक जाइए। नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, ये 2016 का है। मुझे बहुत अच्छे से सोचिए, मुझे आज भी मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, कहीं भी मुझे दिख जाता है तो मुझे पता रहता है कि कौन से ईयर में आया था। इतने फोकस के साथ वो 2 घंटे पेपर देता था ना मैं, कि एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा फोकस कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बस गया। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने इसे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी से ही सॉल्व किया था इसको भी। ये आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारणी दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। अब ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था अष्टधारणी, क्योंकि मैं GK टाइप की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पढ़ता था शुरू शुरू में, फिर बाद में चालू कर दिया था जस्ट टू मिनिमाइज माई लॉसेस, और जा ताकि सीधे सीधे दिख जाए क्वेश्चन पेपर में तो हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। अगर आप पढ़ के गए हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड में होते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो टाइम लगने ही वाला है। अब अस्त्रधारणी, मैंने इसका वर्ड का मतलब मैंने हिंदी में निकाल लिया था, अस्त्र है। ठीक है, वेपन। अस्त्र और शस्त्र का भी मतलब मुझे पता है, शस्त्र जो हाथों में लेकर लड़ा जाता है, अस्त्र जो फेंक के मारा जाता है। ठीक है, तो अस्त्र है जो फेंक के मारे जाने वाला वेपन है, और धारिणी जो धारण करती है। ठीक है, धारिणी है। देखिए इसमें लॉजिक लगा के नाम, लॉजिक उस समय UPSC में जब वो क्या बोलते हैं मोदी जी आए थे नए नए, तो वो जो नाम रख रहे थे उस समय बिल्कुल ऐसे नाम रखने, और खैर अपने जो डिफेंस में है वो तो वैसे भी अपने इंडियन संस्कृति के आधार पे ही नाम रखे जाते हैं, है ना। तो जो नाम रखे जा रहे थे वो काफ़ी लॉजिकल रखे जा रहे थे उस समय, तो ये पैटर्न मुझे पता था। तो मैंने कहा कि नाम से मिलता जुलता इनका काम होगा। तो धारण करने वाला, जो उसको धारण करती हो, इवन मतलब धारिणी है ना, तो मतलब इट इट कैन बी अ फीमेल जेंडर शो करने वाली चीज़ होगी। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सा एम्फीबियस वॉरफेयर शिप हो सकता है, वॉरफेयर शिप, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है, उसमें मुझे पता थी वो आईएनएस चक्रा के बारे में तो मुझे पता था, अपनी उस समय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, तो उसका नाम तो आईएनएस चक्रा था, ये मुझे पता था, तो मैंने अपनी नॉलेज से इसको तो रूल आउट कर दिया। टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, टॉर्पीडो होता है एक छोटी सी ऐसे जहाज से मिसाइल जैसी निकलती छोटी सी और जाके सामने वाले उसमें जहाज में लग जाती जाके। लॉन्च एंड रिकवरी, लॉन्च करने के लिए धारण करना पड़ेगा, अस्त्र के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा है, फेंकी जाने वाली वेपन, और रिकवरी वेसल है, नाव, धारणी, ऐसी नाव जो टॉर्पीडो को लॉन्च कर सके और रिकवर कर सके, अपने अंदर धारण भी कर सके। मैं इसे लगा के आया था, मेरे इस पेपर में 142 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे, कट ऑफ वाज 114 समथिंग या 116, तो मुझे ये लग गया कि बिल्कुल यही है, तो मैंने इसे लगा दिया था। देखिए इसमें क्या है, ऐसा जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको मन में एक तो ये विश्वास होना चाहिए कि यूपीएससी इज़ अ हाईली लॉजिकल एग्ज़ाम, वो ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो स्मार्ट भी हों, और ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें लॉजिक से ही रखी जाती हैं। आप भी मान लो अगर आकाश की तरफ देख रहे हो और कोई पोएट्री लिखते हो, तो उसकी जो हेडलाइन लिखो, जो उसका टाइटल लिखोगे पोएम का, वो भी तो कुछ ऐसे ही रखोगे, आसमान रख दोगे, गगन रख दोगे, या नीलांबर रख दोगे, है ना, नीलंबर रख दोगे। तो माइंड लॉजिकली ही सोचता है, एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों का तो लॉजिकली ही सोचता है ना, तो एग्ज़ाम तो इसमें इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये एक हो गया। ये वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। देखिए क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, जब तक ऑप्शन ना पढ़ो तो कठिन या सरल नहीं मानना है। ठीक है, समटाइम्स द ऑप्शन मेक्स इट वेरी इजी टू डू। अगर यहीं पे नेम पूछ लेते किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, थोड़ा कठिन हो जाता, लेकिन फिर भी उसे किया जा सकता था। देखिए सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब हॉर्नबिल से आपको क्या याद आता है, अगर आपने थोड़ा सा कल्चर पढ़ा होगा तो आपको पता है ग्रेट जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो अपने नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट का आपको वेजिटेशन आपने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी से। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान का हमारा जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन टाइप का है, मतलब काफ़ी डेंस फॉरेस्ट और एवरग्रीन है, वहाँ पे खूब बारिश होती है। तो और वेस्टर्न घाट्स, हमारे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, इन सब का जो कलेवर है जो वेजिटेशन का वो एक सा है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तो मतलब वहाँ से हॉर्नबिल का जुड़ा होना चाहिए, वहीं पे पाया जाता होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो एवरग्रीन जगह पे होना चाहिए हॉर्नबिल को, और आपको पता है अगर वो नॉर्थ ईस्ट में ही नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना यार, नॉर्थ ईस्ट जैसे वेजिटेशन होना चाहिए। तो सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉट पॉसिबल, सैंड डेजर्ट में हॉर्नबिल वैसे भी कहाँ पेड़ों में बैठेगा। हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए इन्होंने हायर हिमालयाज क्यों लिखा, समझिए यूपीएससी बहुत क्लियरली जब आपको ऑप्शन देती है ना, वो जिस चीज़ को गलत करवाना चाहती है उसको क्लियरली गलत करवाने की कोशिश करती है, बिकॉज वो भी जानती है कि जहाँ भी थोड़ा डाउट होगा लोग कोर्ट पहुँच जाएंगे, है ना। हायर हिमालयाज क्यों, हायर हिमालयाज पे बहुत बर्फ़ रहती है, वहाँ पे जीव जंतु नहीं उतने रह सकते हैं। इवन जो हमारा, आपको जैसे पता होगा कि हम जब वहाँ पे अपना हिमालयन रेंजेस में जो हमारी टुकड़ियाँ रहती थी सियाचिन ग्लेशियर में फौजी, तो वो भी ठंड में नीचे उतर आती थी पहले, इसी कारण से वो कब्जा करने का हुआ था ना ऑपरेशन मेघदूत, जो अपन ने फिर चला के अपन ने सियाचिन कब्जा आया था, क्योंकि हर ये अपना कारगिल का युद्ध भी इसी कारण हुआ था कि ठंड में अपन नीचे चले आए थे। जब हायर हिमालयाज जो हैं वहाँ पे जब इंसान नहीं रह पा रहा, पशु पक्षी कैसे रह पाएंगे बेचारे, पक्षी तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हायर हिमालयाज भी रूल आउट कर सकते हैं, सैंड डेजर्ट भी बिल्कुल रूल आउट कर सकते हो। सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, सॉल्ट मार्शेस फिर से इन्होंने इसलिए दे दिया, आपने जब भी इसका आपको मन में चित्र आएगा, कभी अपने सॉल्ट मार्श देखे होंगे, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, रन ऑफ कच्छ जैसे आपने देखा हो वो, है ना, वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का डोंकी पाया जाता है, वो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ में मिलता है, लेकिन वो बहुत ही हार्डी एनिमल है।
हॉर्नबिल को चाहिए पेड़। कभी आपने हॉर्नबिल की फ़ोटो भी देखी होगी ना, तो वो पेड़ों पे बैठी दिखेगी, तो यहाँ पे भी पेड़ तो नहीं मुश्किल है। अब वेस्टर्न घाट्स, लेकिन आपको आपको तो नॉलेज है कि भाई ये तो नॉर्थ ईस्ट में होता है हॉर्नबिल का फेस्टिवल, लेकिन देखिए वेजिटेशन सेम है वेस्टर्न घाट और अपने नॉर्थ ईस्ट का। हमेशा जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में मिलता है वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी मिल सकता है, बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। ये वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है ना, जहाँ पे रेन टकराती है आके, वहाँ बहुत रेन होती है और इस तरफ कम होती है, उस उल्टे तरफ रेन शेडो एरिया में। तो ऐसे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं यूपीएससी में, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अगर आपका ये एटीट्यूड है ब्योमकेश बख्शी वाला या शर्लॉक होम्स वाला, कि भले ही मुझे आंसर नहीं आता हो बट आई विल गिव इट अ ट्राई एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर, यू विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो डाउट। एटीट्यूड की बात है, आपको वहाँ आंसर फाइंड करने हैं, आप नहीं जानते होंगे ज़्यादातर के आंसर्स वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स थे। बाकी ऐसे तो मैं बहुत सारे आपको लेके आते ही रहूँगा, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो अलाइन होती रहें यूपीएससी प्रीलिम्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। चलिए फिर मिलते रहेंगे, है ना। ओके।